तो सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस को देखेंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है, आप बोलोगे सर हिंदी के बारे में बता रहे हो, थोड़ा हिंदी में लिख दो, तो पाठ्यक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाठ्यक्रम कहा जाता है। उसके बाद हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और लेवल का भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देन फाइनली हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि किस तरह से आपको क्या काम करना है, और मैं 4 चीजें बताऊंगा आपको, 4 चीजें, और वो 4 चीज अगर आप कर लेते हैं तो हिंदी में 37 में से 37 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 37 में से 37 कहने का अर्थ यह है कि आप अधिकाधिक प्रश्नों को सही कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहां पर ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। देखो सबसे पहले गलती क्या होती है, एक शिक्षक होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक मार्गदर्शक होने के नाते आपको सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, उस एग्जाम के संदर्भ में आपको एक काम सबसे पहले करना चाहिए। वो क्या है? आपको लगेगा बस सीधे ही पढ़ लेना चाहिए, पर नहीं, सीधे ही पढ़ने नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम देखना चाहिए, क्योंकि देखो अगर कहीं पर लिखा है हिंदी, तो हिंदी ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसी हिंदी पूछी जाती है। किसी परीक्षा में क्या रहता है, किसी परीक्षा में साहित्य होता ही नहीं। जैसे हरियाणा में ही है, हरियाणा में जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है वहां पर साहित्य के क्वेश्चन आते ही नहीं है। बट आपके इधर देखा जाए तो हरियाणा में, यहां पर यूपी में जो प्रश्नों का परसेंटेज है साहित्य के, वो बहुत ज्यादा होता है। राजस्थान एसआई के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो राजस्थान एसआई में भी क्या है, साहित्य के प्रश्न पूछे ही नहीं जाते, ठीक है, ना के बराबर प्रश्न है। जबकि पत्र और पत्राचार से भी प्रश्न नहीं आते हैं, जबकि आपके यहां संपूर्ण हिंदी पूछी जाती है। तो इसको बहुत गंभीरता से देखना जरूरी है। अगर आप बिना पाठ्यक्रम देखे चीजों को शुरू कर दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, आपको पीवाईक्यू को भी देखना जरूरी है। इससे हमको यह पता लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां से प्रश्न आ रहे हैं, कहां से प्रश्न आपके दिखाई दे रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझना है, इसको ध्यान से देखना है। तो अभी अभी आपको पता है कि ये हम कहां से देखेंगे। तो अभी अभी 60,244 वाली जो भर्ती गई है, इसके संदर्भ में हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे और पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं और अपने शानदार सेशन को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहां पर देखो मेरे प्यारे भाई, क्या लिखा हुआ है। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका हिंदी का ये सिलेबस आपका दे रखा है, और इस सिलेबस को अगर आप गंभीरता से देखें तो कुल मिलाकर इन्होंने 6 पॉइंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 6 पॉइंट्स में इसको बाइफरगेट कर दिया है या क्लासिफाई कर दिया है, हिंदी में बोलूं तो बांट दिया है और वर्गीकृत कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है यहां पर, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो केवल इतना सुनने से, इतना पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। जब ये कह रहा है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो यहां पर मूलतः ये आपका हिंदी भाषा का विकास, जो हिंदी भाषा का विकास है, यानी कि सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से आपका हिंदी का विकास होता है। तो इस पूरे क्रम को देखना है, और उसके बाद आपको यहां पर उपभाषाएं देखनी है कि कितनी उपभाषाएं हिंदी की है, हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, यहां से प्रश्न बनता है, कौन सी बोली कहां क्षेत्र में बोली जाती है, किसी बोली की क्या विशेषता है, आदि आदि चीजें यहां पर आपकी पूछी जाती है। उसके बाद यहां पर इसने लिख दिया हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। अब इसने लिख दिया हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, पर मौलिक ज्ञान का मतलब क्या है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू, हालांकि मानक होता है स्टैंडर्ड, पर मौलिक मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हिंदी व्याकरण के संदर्भ में रही रहे, जिसमें वर्णमाला पूछेगा, और वर्णमाला से प्रश्न ऐसे पूछे जाने लगे हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है, अभी जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा। हिंदी आपको मैं करवाने वाला हूं इस बार, और आपको खूब आनंद आएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी में आप हर एक सेकंड को एंजॉय करेंगे, आप हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि प्रश्न आता है, पहले क्वेश्चन पूछता था कि महाप्राण कौन सा है, परंतु अब पूछता है कि मूर्धन्य, अल्प प्राण, सघोष और आपका स्पर्श वर्ण व्यंजन कौन सा है ना, व्यंजन वर्ण कौन सा है। तो इसमें सारी की सारी जानकारी आपकी निचुड़ जाती है कि इसको कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है। तो बहुत गंभीरता से देखना जरूरी है। तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम है, अनेकार्थी और अनेकार्थक शब्द हैं। अनेकार्थी शब्दों का मतलब यहां पर क्या है, आपके एक शब्द के जब एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, और इसका एक और नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जैसे अभय और उभय दोनों एक जैसे लगते हैं, पर देखने में जो एक जैसे लगे परंतु अर्थ में जो भिन्न होवे, अलग अलग होवे, उनको समरूपी भिन्नार्थक, समश्रुत भिन्नार्थक, आपका श्रुत सम भिन्नार्थक या समानाभाषी शब्द बोलते हैं। उसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यह वाक्य शुद्धि है, बहुत डिटेल से आपको करवाई जाएगी, मजा आ जाएगा मेरे साथ। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, संभवतः ये संज्ञा लिखना भूल गए हैं, पर संज्ञा भी यहां पर आ जाएगा इस सिलेबस में। विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय। देखो अव्यय जो है, आपको लग रहा होगा कि अव्यय क्या है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। इसमें एक विकारी, एक अविकारी। विकारी मतलब जिनमें चेंजेस हो जाता है, वो 4 तरह के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी भी 4 तरह के होते हैं, जिनमें चेंजेस नहीं होते, इन्हीं अव्यय कहा जाता है। तो इसमें 4 होते हैं, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होता है। तो
तो वो इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, रसछंद, अलंकार। आप जब रसछंद अलंकारों को पढ़ रहे होंगे तो आप बहुत आनंद का अनुभव करेंगे मेरे साथ इस विषय में विशेषकर, हालांकि सारे के सारे विषय में आपको ऐसा अच्छा लगेगा। उसके बाद अपठित बोध, ये गद्यांश की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है? गद्यांश की। ये अनसीन पैसेज की बात कर रहा है। उसके बाद प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, रचनाएं, रचनाएं आपकी, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग है ना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है तो उसका अगर बहुवचन बनाना होता है तो ए जोड़ करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका साहित्य वाला पार्ट है पूरा। और विविध में इसमें अगर रिक्त स्थान इत्यादि पूछना होता है या शब्दों की जानकारी पूछनी होती है तो पूछ लेता है। तो ये क्या काम कर लेना है प्यारे, जो चार चीजें हैं, मैं यहां पर चार बोल रहा था ना, आपको हिंदी को चार भागों में डिवाइड कर लेना है। हिंदी की प्रॉब्लम खत्म, बिल्कुल चार भागों में उसको डिवाइड कर लो। ये चार काम करने हैं। हम बड़े प्यार से इसका ट्री बनाएंगे, एक यहां बनाएंगे, एक यहां बनाएंगे, एक यहां बनाएंगे और भाई साहब एक यहां बनाएंगे। ठीक है, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आपको करते जाना है। सबसे पहले प्यारे आपको व्याकरण वाला टॉपिक तैयार करना है ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, हिंदी के चार भागों में पहला जो भाग है वह व्याकरण भाग है। कौन सा भाग है? व्याकरण भाग है। दूसरा भाग जो है वह शब्दावली वाला भाग है। क्या है बाबू? वह शब्दावली वाला भाग है। तीसरा भाग जो है बाबू वो आपका साहित्य वाला भाग है। और अभी गुड न्यूज दूंगा आपको मैं, बहुत बहुत प्यारी, और कल एक शोर के माध्यम से भी जानकारी दूंगा। साहित्य वाला भाग है। और चौथा मेरे भाई गद्यांश वाला भाग है। जो फ्री के नंबर होते हैं भाई साहब, आप उसी में लात मारते हो, उसी को ठुकरा देते हो और गलत तरीके से चीजों को करते हो। हिंदी को हमेशा, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो हिंदी को हमेशा इन चार तरीकों के माध्यम से करना, हिंदी में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपने ऑन एन एवरेज चीजें देखी कि गद्यांश से प्रश्नों की संख्या कितनी है? 5। कितने हैं? गद्यांश से प्रश्नों की संख्या है 5। साहित्य से प्रश्नों की संख्या कितनी है? 4। 9 क्वेश्चन तो आपके यहीं से ही आ रहे हैं। एक बार हम गिन लें शब्दावली के तो 2 और 2 4 है ना, 2 6, एक 7, 7 हो गए आपके, और उसके बाद एक 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन, 12 13, मोटा मोटा आप मान करके चलिए, मोटा मोटा आप मान करके चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन। कितने? 10 से 12 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न आपके शब्दावली वाले सेक्शन से आएंगे। और अगर आप इनको काउंट कर लेते हो, 10 भी मान लेते हो, 10 और कितने हो गए, मान ले 12 भी मान लिए, तो 12 और 4 16, 16 और 5 हो जाते हैं 21, और 37 में से 21 को घटाओगे तो लगभग 16-17 क्वेश्चन। कितने? 16 प्रश्न आपके व्याकरण से आते हैं। तो इस तरह का बाइफर्गेशन, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो यह है लगभग व्याकरण से 15 16 17, शब्दावली से 10 से 12 प्रश्न आने ही आने हैं, साहित्य से 4-5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, उसके बाद गद्यांश से 5 प्रश्न आने ही आने हैं। गद्यांश में कई बार ऐसा हो जाता है कि 3 प्रश्न दे देता है, तो हो सकता है वो 2 साहित्य में बढ़ा दे, शब्दावली में बढ़ा दे या व्याकरण में बढ़ा दे। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, एक चीज तो ऐसी है प्यारे, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 5 नंबर तो भाई साहब फ्री के हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके लिए क्या काम कर लेना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, आरडब्ल्यूए के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार है, उसको आप देखो प्यार से, और या प्रीवियस ईयर आपके पास होंगे भी तो वहां से उठा लो, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको ऐसे ही कहेंगे ऐसा ही करो, पर मूल बात यह है प्रीवियस ईयर उठा लो और एक काम कर लो, जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं यूपी में या अदर भी एग्जाम हुए हैं उसका कंपाइलेशन उठा लो। सबसे पहले गद्यांश की बात बता रहा हूं, उसका कंपाइलेशन उठा लो पूरा का पूरा, जहां पर जितने गद्यांश आए हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे गद्यांश। और भाई साहब एक काम करना है, रोज के रोज आपको कम से कम एक, है ना, कम से कम एक, कम से कम, है ना, कम से कम एक गद्यांश तो आपको रोज करना ही करना है। तरीका मैं सिखा दूंगा, ठीक है, तरीका मैं सिखा दूंगा, एक वीडियो के माध्यम से सिखा दूंगा और बैच में तो सिखाऊंगा ही, बैच में तो प्रैक्टिस भी करवा दूंगा 1-2 की अच्छे से आपको। तो तरीका मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। तो एक गद्यांश आपको रोज करना है बहुत अच्छे ढंग से, और मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं आपको। आप सबसे पहले क्या काम करते हो, आप गद्यांश को पढ़ते हो। गद्यांश को कभी पहले नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना चाहिए क्या, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर यह हाईलाइट करना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसके क्रक्स को पकड़ते हुए आप प्रश्नों को देख पाएंगे कि कहां पर किस प्रश्न में क्या बात पूछी गई थी, गद्यांश में कहां है, ठक से आंसर लगाओ। यदि आप प्रतिदिन एक भी गद्यांश लगाते हो तो महीने में मिनिमम 30 गद्यांश आप लगा रहे होंगे। और यदि आज से आपकी परीक्षा 4 महीने बाद है, क्योंकि मार्च में तो परीक्षा है एसआई की, तो उससे कम से कम 1 महीने का समय आपको मिलेगा कांस्टेबल के लिए। मानकर चलिए अप्रैल में आपकी परीक्षा होनी है, तो आज से मोटा मोटा 3.5-4 महीने आपको कम से कम मिल जाएंगे कांस्टेबल के लिए। और अगर आप करोगे तो आप अगर कम से कम एक भी
गद्यांश लगाओगे तो आप 100 से ज्यादा गद्यांश लगा चुके होंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर हो जाएगी कि इन 5 प्रश्नों पर आप अपनी गिरफ्त बना चुके होंगे। सबसे दूसरी बात, अब हमारा पार्ट आ जाता है साहित्य वाला। साहित्य से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आगामी रविवार से यानी कि 11 तारीख से RWA मेन चैनल पर, है ना, ये संडे, ये 11 तारीख 11 जनवरी से मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक साहित्य सागर नाम की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। हम 3 बजे के आसपास से, अभी हो सकता है टाइम आगे पीछे हो जाए, उसका पूरा कार्यक्रम भी मैं जारी करूंगा आने वाले 1-2 दिन में ही। तो मेरे साथ आप उसको पढ़िएगा और बहुत ही सरस ढंग से, बहुत ही आनंददायक क्षणों से के साथ आप पूरे के पूरे साहित्य को समझ जाओगे, रट जाओगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस तरह का प्रयास उसमें मैं कर रहा हूं। तो ये आपके लिए गिफ्ट है कि आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, ये सबके लिए फ्री है। RWA मेन चैनल पर हर रविवार को 7 रविवारों में केवल 7 क्लास होंगी मेरे भाई, केवल 7 क्लास होंगी, और 7 क्लास में मैं पूरे साहित्य का निचोड़ निकाल करके आपके सामने रख दूंगा। यूपी पुलिस SI के लिए भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, और कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको मौज आ जाएगी। तो साहित्य के लिए आप इतना करें और इसको देख लें आप, तो इससे आपका काम बन जाएगा। और वहीं पर मैं आपको PYQ भी डिस्कस करवाऊंगा क्लास में ही, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा, जिससे आपका क्वेश्चन भी वहीं पर तैयार हो जाएगा। बस फिर आपको जरूरत पड़ेगी रिवीजन की। शब्दावली के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, शब्दावली के लिए वैसे तो मैंने, अगर आप चाहेंगे शब्दावली की, अगर आप चाहेंगे तो RWA एक स्टेट एग्जाम चैनल है, ठीक है, हमारा एक चैनल है RWA स्टेट एग्जाम। इस पे ना मैंने एक 12 घंटे की मैराथन ले रखी है पूरी शब्दावली की। आप जाना, ये सर्च करना, अगर आपने ये देख ली तो आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं किसी भी चीज के, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समानार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी, सारे के सारे मैंने बहुत तरीके से डिस्कस कर रखे हैं। आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक तो चीज आप ये कर सकते हैं, ये मैराथन है, जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहां पर वो दिख जाएगी। वो CET के नाम से करवाई थी, उसका थंबनेल मैं बदलवा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बट अगर आपको क्या काम करना है, यहां पर सारे रास्ते आपको खोल करके बता रहा हूं मैं, आपको क्या काम करना है, प्रतिदिन डेली, प्रतिदिन क्या करना है आपको, डेली क्या काम करना है आपको, जैसे आपने पर्यायवाची पढ़ने शुरू करे तो आप पर्यायवाची कोई भी बढ़िया किताब जो आपको लगती हो, जो भी आपको अनुकूल लगती हो, जो भी आपके पास पुस्तक हो, है ना, कोई भी पुस्तक आप प्रेफर कर सकते हो, तो उस पुस्तक में से आप ये करो कि भाई मैं रोज, ठीक है, जैसे पर्यायवाची है किसी भी बुक में है, सपोज करो वहां पे 1000 पर्यायवाची दे रखे हैं मान लिया, तो आप अपने लिए एक डेडलाइन फिक्स करो, एक टारगेट फिक्स करो कि भाई इनको ना मैं, अब आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख लो कि इसको मैं 10 दिन में खत्म करूंगा, यानी 100 रोज पढ़ूंगा, 100 रोज पढ़ूंगा, ठीक है, या 50 में रोज पढ़ूंगा, या 70 में रोज पढ़ूंगा। और आजकल तो AI का जमाना है, जिस शब्द को आप नहीं समझ पाते तुरंत ChatGPT पे डालो, एकदम से उसका आंसर आएगा निकल के। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, जैसे एक शब्द होता है मृषण, तो मृषण का मतलब होता है चिकना, और उसका उल्टा हो जाता है रुक्ष, तो आपके सामने मृषण शब्द आ गया तो आप तुरंत देखो मृषण का मतलब क्या है, तो तुरंत आपको समझ में आएगा। तो शब्द के अर्थों को पकड़ो, तो ऐसे ही पहले पर्यायवाची को करो। और करना कैसे है, आप इनको ना बैठ करके लेके झूलो मत, इनको आप बस नजर से पढ़ते चले जाओ, नजर के सामने, नजर के पास, बस ऐसे ही करना, इससे ज्यादा नहीं। तो नजर डालनी है और इनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। सुबह 10 मिनट देख लिया, दोपहर में जब भोजन कर रहे हैं किताब साइड में खोल ली लाइब्रेरी में ही, और नजर मारते चले गए। जितनी ज्यादा बार नजर ये निकलेगी उतनी ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। और उसी के साथ जैसे ही पर्यायवाची पूरे हो जाएंगे तो पर्यायवाची से एक कंपाइलेशन उठा लाओ पूरा, जिसमें चैप्टर वाइज दे रखी हो सारी की सारी चीजें, है ना, वर्णमाला के खूब सारे क्वेश्चन हो, संज्ञा के खूब सारे, संधि के खूब सारे, समास के खूब सारे, पर्यायवाची के खूब सारे। तो जैसे ही टॉपिक फिनिश करो, क्वेश्चन धड़ाधड़, क्वेश्चन धड़ाधड़, क्योंकि पेपर MCQ बेस्ड है, आपका विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा भला आपका उसमें हो जाएगा। पर्यायवाची खत्म किया, अब टाइमिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो। पर्यायवाची खत्म किया तो नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक, इसमें विलोम चलो भाई, अनेकार्थी चलो, इस तरह। तो आप जब ऐसा करोगे तो धीरे धीरे करके आपका ये भी, और ये डेली बेसिस पे होने, ये काम रोज करने हैं भाई, एक ये रोज करना है, ठीक है, ये डेली होना है, ये रोज होना है। साहित्य की जो क्लास आप पढ़ोगे वीकली, उसको पूरे हफ्ते रिवाइज करो, आज भी पढ़ो, कल भी पढ़ो। हो सकता है जिस दिन क्लास कर रहे होगे, हाथ से लिखोगे मेरे साथ में, उस दिन पढ़ने में टाइम लगेगा, अगले दिन पढ़ोगे टाइम डिक्रीज हो जाएगा, अगले दिन पढ़ोगे और डिक्रीज हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास आते आते आप 5 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा का पूरा कंटेंट को रिवाइज करने में। यानी आप ऑन द डेली बेसिस इसको रिवाइज कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही होगी। और सेम काम आपको करना है, आप व्याकरण पढ़ते हो, देखो आप कहीं से भी सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। तो इसमें जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ो, और टॉपिक में भी भाई सब टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक में भी सब टॉपिक होते हैं। जैसे आप संधि को ही ले लो, तो संधि 3 प्रकार की है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है। स्वर भी 5 प्रकार की है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। तो जैसे ही दीर्घ संधि को पूरा कर लेते हो, तो दीर्घ संधि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं लगा डालो,
लगा डालो, बिल्कुल समझो और कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझ करके चलना है। तो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में तोड़ते चलो, टीचर से अच्छे से पढ़ो, पूरा ध्यान लगाओ, और उसके बाद कुछ भी दिक्कत आती है टीचर को टैग करो, टीचर जवाब देता है, टीचर से बात करो, ठीक है, टीचर से बात करो, टीचर जवाब देगा। और पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। तो सब टॉपिक और एकदम से फिर उसके PYQ लगा देने हैं, साथ में ही MCQ लगा देने हैं। तो टॉपिक करते जाओ और उसके क्वेश्चन लगाते जाओ, आप आने वाले टाइम में देखते जाएंगे। तभी चाहे UPSI में इस चीज को करके देख लेना, आपके पूरे में से पूरे नंबर ना आ गए तो मेरा नाम बदल देना। पर आपको एक काम डेली करना है, रोज क्या काम करना है, जैसे आप क्लास ले रहे हो तो 1 आवर की आपकी क्लास हो गई, 1 आवर की क्लास हो गई, तो भाई साहब हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम बैच ले लेते हैं, बैच लेने के बाद हमारे द्वारा क्या किया जाता है, बस वो क्लास पढ़ लेते हैं, हमको लगता रहता है हमारी तैयारी चल रही है, बट आप अभी सिलेबस कवर कर रहे हो। बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, जहां पर थॉट कट कंपटीशन है, जहां पर एक सीट के लिए 400 बच्चे फाइट कर रहे हो, एक सीट पर अगर 2 दावेदार भी हो फिर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% रह जाते हैं मेरे भाई। अगर एक सीट पर 2 भी कॉम्पिटिटर हो तो या तो उसका होगा या आपका होगा, तो 50-50 हो गया ना। और जहां पर एक सीट के लिए 400 बंदे फाइट कर रहे हो, 300 बंदे फाइट कर रहे हो, वहां पर आप केवल क्लास पढ़ के सोच रहे हो ओहो आज तो बड़ी अच्छी निन्नी आएगी, तो ये निन्नी वाला कॉन्सेप्ट आपको त्यागना पड़ेगा। जम करके 3-4 महीने लगा लो और पूरा काम आपका फारिग हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसमें क्या काम करना है, जैसे एक क्लास आप 1 घंटा क्लास आपने लगा ली, उसके बाद आपको क्या काम करना है, सेल्फ काम करना है उस पर, यानी कि उसमें आपका रिविजन भी आएगा, उसी में आप PYQ भी करेंगे। उसके टीचर को कहो कि भाई अगर हमारे पास नहीं है, और टीचर अगर नहीं देते तो भाई देखो पहले क्या होता था, पहले तो एक सब्जेक्ट के 3-3 हजार रुपए 2-2 हजार रुपए देने पड़ते थे ऑफलाइन में ऑनलाइन में, बट अब तो 500 600 रुपए के कोर्स मिल जाते हैं पूरे। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो फ्री में पढ़ाई हो रही है मेरे भाई। तो ऐसे में 500-400 रुपए की किताब और खरीद लो, मार्केट से उठा लाओ और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। तो आप व्याकरण को कम से कम 2 घंटे डेली दें, 2 घंटे डेली दें। इसके लिए शब्दावली के लिए अगर टाइमिंग के डेली करने हैं 4 भाग, ये 4 भाग डेली करने हैं। इसको अगर आप रोज भी 15 मिनट भी लगा लोगे, 15 मिनट, मैं टाइमिंग के बारे में बताऊंगा यहां पर। साहित्य को आपको मेरे साथ करना है मजे में, तो साहित्य के तो बस संडे को तैयार रहना। फिर अगर इसको 15 मिनट भी दोगे डेली, 15 मिनट भी रिवीजन में दोगे, रिवीजन में देना है 15 मिनट बस रिवीजन में, तो 15 कितने हो गए, आधा घंटा ये हो गया। और भाई साहब 30 मिनट डेली से दो, तोड़ तोड़ करके 15 मिनट, तो 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे विद क्लास हो गए। अगर आप हिंदी को ज्यादा नहीं 4 घंटे भी रोज दे देते हो, ठीक है, तो आप 37/37 का लक्ष्य आराम से अचीव कर सकते हो। आप बोलोगे सर 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, भाई 1 घंटे तो उसमें क्लास है, अगर 37 में 37 लाने हैं तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, एक बार मुझे बताओ।